नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। इसमें हमने अपने पिछले वीडियो में आपको अगस्त माह में घटने वाली कुछ घटनाओं की जानकारी दी थी। जो बाकी घटनाएं बच रही हैं उनका वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की जो कि इस माह में मनाए गए। तो इनमें सबसे पहले है पारसी नव वर्ष दिवस। ये हर वर्ष 16 अगस्त को मनाया जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो हेरिटेज कल्चर है उसमें इसको शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा कारगिल विजय दिवस, आप जानते हैं जो पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ था, वहाँ से आतंकवादियों को निकालने की कार्रवाई, उसमें हमें 26 जुलाई को विजय मिली थी और हमारी सेना ने ये ऑपरेशन विजय के नाम से एक अभियान चलाया था। इसके अलावा दो ऐसी घटनाएं भी हैं जिनका कि अब 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप ख़ास तौर से ऐसी घटनाओं को ध्यान रखें क्योंकि जो अतीत से जुड़ी होती हैं और समसामयिक विषयों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि प्रतियोगियों को सिर्फ उन्हीं घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए जो पिछले 3 महीने में घटी थी, लेकिन आपने देखा कि कोई भी घटना जो पिछले 3 महीने में घटी होगी वो भी ऐतिहासिक रूप से पिछले 6, 8, 10, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष और यहाँ तक के 100 वर्ष तक में भी जुड़ी हो सकती है। तो आपको ऐसी घटनाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इनमें सबसे प्रमुख है मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी स्थापना भी 12 जनवरी 1921 को गवर्नर विलिंगटन ने मद्रास में की थी और इसका जो महत्व है वो इसी बात को लेकर के है कि अब इसकी शताब्दी मनाई जा रही है और ये घटना अपने 100 वर्ष पूरे कर चुकी है। और 12 जनवरी 1921 के बाद 1923, 1926 और 1930 में इसकी सभाएं आयोजित की गई थी और उन सभाओं में उस समय 132 सदस्य विधानसभा थी, जिसमें कि 34 सदस्य जो थे वो गवर्नर द्वारा नामजद होते थे। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण घटना है मोपला विद्रोह की, जो कि 1921 में केरल के अंदर ये घटना घटी थी। वैसे तो ये घटना किसानों की घटना है जिन्होंने के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था, लेकिन अभी हाल ही में संसद में एक बयान ये भी आया था कि ये एक तरह से हिंदू और ब्रिटिश जमींदारों के विरुद्ध घटी घटना थी जिसमें मुस्लिमों ने भाग लिया था। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ये वही लोग थे, कृषक थे, मुस्लिम कृषक, जो अपने लिए सुविधाएं चाह रहे थे, लेकिन इनमें सुविधा ना मिलने में एक शोषण की शुरुआत हो गई और उस शोषण में जो था लगान की उच्च दर शामिल थी, जिसकी वजह से इसके विरुद्ध एक तरह से विद्रोह हुआ और जो विद्रोही थे उन्होंने अपना जो विरोध था वो जारी किया। तो मतलब कहने का यह है कि घटना का अंजाम चाहे जो भी रहा हो या उसका कारण चाहे जो भी रहा हो, बहरहाल इसको भी अभी तक उन महत्वपूर्ण विद्रोहों में जोड़ा जाता है जो कि 1857 के विद्रोह से पहले भारत में घटे थे। इसके अलावा हम आपको 2-3 ऐसे विषयों की और जानकारी देना चाहते हैं जिनमें कि एक तरह से भौगोलिक और ऐतिहासिक अभियान शामिल हैं। तो भौगोलिक अभियान में 4 नए रामसर स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से 2 गुजरात में हैं और 2 आपके हरियाणा में हैं। गुजरात में पहले भी एक रामसर स्थल है, इस तरह से गुजरात में कुल 3 और हरियाणा में 2 रामसर स्थल हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें कि इस समय रामसर स्थलों की संख्या भारत के अंदर 46 हो गई है।
इसके अलावा हम आपको भारत के एक सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर धौलवीरा के बारे में बताना चाहते हैं। धौलवीरा जैसा कि आपको मालूम है, कच्छ का जो रण क्षेत्र है वहाँ पर ये केंद्र खोजा गया था और इसके अंदर जो किला मिला था उसके दरवाजे पर एक पत्थर का लेख भी मिला था। ये एक ऐसी विशेषता है जो कि सिंधु सभ्यता के केंद्रों में उससे पहले नहीं मिली थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के जो आपके प्रमुख नगर हैं उनमें ये 5वां आपका प्रमुख नगर है धौलवीरा। और ये जो है एक तरह से आपका महत्वपूर्ण केंद्र था सिंधु सभ्यता का। आप जानते हैं 5 नगरों में 3 तो आपके पाकिस्तान में ही हैं और 2 आपके, एक राखीगढ़ी हरियाणा में और दूसरा ये धौलवीरा गुजरात के अंदर है। तो इस तरीके से ये आपके अभियान के ये 2 महत्वपूर्ण चरण हमने आपको बताया। एक तो भौगोलिक अभियान है जिसमें रामसर स्थलों की जानकारी है, कुल 46 रामसर स्थल हैं, और इसके अलावा एक और ऐतिहासिक जानकारी जो कि धौलवीरा से संबंधित है, सिंधु सभ्यता का नगर, उसके बारे में दी। तो ये जानकारियाँ हालांकि हमने काफ़ी स्रोतों से जुटाकर आपको पर्याप्त जानकारी दी है, लेकिन फिर भी इनके बारे में इतिहास या राजनीति की पुस्तक में या किसी और संबंधित ग्रंथ में अगर आपको जानकारी मिले तो इस तरह की जानकारियाँ आप एकत्र करते रहें और उनके लिए अपने हाथ से नोट्स बनाते रहें ताकि परीक्षा के समय पर आपको उलटना पलटना ना पड़े। इसकी वजह ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि खाली तथ्यात्मक जानकारी, जो बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनमें खाली तथ्यात्मक जानकारी से आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। पिछले 2-1 वर्ष से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ट्रेंड काफ़ी बदल चुका है और आपको विषय की जब तक गहन और विस्तृत, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव नॉलेज नहीं होगी तब तक आप बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे सकते, क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर मैचिंग पद्धति पर, विश्लेषणात्मक पद्धति पर या फिर आपके जो एक तरह से एनालिसिस सिस्टम है उस पर आते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आप किसी भी विषय पर जानकारी रखिए, लेकिन जानकारी गहन भी हो और विस्तृत भी हो। अगर आप चुनिंदा और गहन अध्ययन करेंगे, सिलेक्टेड इंटेंसिव स्टडी करेंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि ऐसा करने से जिस टॉपिक को आप तैयार कर रहे होते हैं उसके कुछ बिंदु छूट जाते हैं और हो सकता है कि उसी बिंदु पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। तो नई नई जानकारियाँ हासिल करने के लिए, समसामयिक विषयों के कार्यक्रम को जानने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आपका धन्यवाद।